नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज अपने YouTube चैनल मनोज सर पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे पिछले वीडियो में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो मैंने वीडियो डाला हुआ है उसमें आप सबने देखा था कि हमने कोशिका के बारे में चर्चा की थी। कोशिका के प्रकार देखे थे, कोशिका के मत देखे थे, कोशिका की खोज के बारे में चर्चा हो गई थी और हमने अध्ययन भी कर लिया था आपकी कोशिका और वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या होते हैं। उन सारी बातों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में शुरू करने से पहले मैं वीडियो को आप सभी लोगों को बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की जो अपलोड नए वीडियो होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें हम चर्चा करेंगे ऊतक की। तो ऊतक को जानने और पहचानने से पहले हम थोड़ा सा जान लें कि जीवों की जो संरचना के बारे में हमने चर्चा की थी और हमने देखा था कि संसार के समस्त जीवों कहीं ना कहीं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और कोशिकाएं लगातार उनके शरीर में विकसित और बड़ी होती रहती है, उनकी संख्या बढ़ती रहती है। अगर एक कोश की जीव है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका होती है और बहुकोश की जीव है तो उसके शरीर में लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। जब किसी भी जीव की शुरुआत होती है, शुरुआती अवस्था में अपने माँ के गर्भ में आता है तो सबसे पहले वो एक कोशिकी होता है। एक कोशिका के बाद उसके शरीर में दो कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से लगातार उसका विभाजन होना शुरू हो जाता है। और होने के बाद जब वो कोशिकीय स्तर से चलकर आगे विकास करके थोड़ा सा विकसित होता है तब वो ऊतकीय स्तर पे पहुंचता है। तो ऊतकीय स्तर में पहुंचता है तो क्या होता है, मतलब जब कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक हो जाती है, कोशिकाएं ढेर सारी बन जाती हैं, तब ये कोशिकाएं ऊतक का निर्माण करती हैं। एक्चुअल में ये ऊतक होता क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो ये ऊतक क्या है उसको हम पहचान लें। ऊतक की परिभाषा को अगर हम देखें तो ऊतक की परिभाषा है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से समान हो, उसे हम ऊतक कहते हैं। थोड़ा सा इसको हम अगर थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से देखें तो सबसे पहली बात इसमें कही गई है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह, अर्थात यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या अधिक है, मतलब समूह का मतलब जिसमें कोशिकाएं एक से अधिक है। तो सबसे पहली शर्त जो ऊतक की होती है कि इसमें कोशिका की संख्या एक से अधिक होगी, अर्थात कोशिका का समूह होगा जिसमें कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक है, कई सारी कोशिकाएं होती हैं। तो सबसे पहली शर्त यही है कि कोशिका की संख्या एक से अधिक होनी चाहिए। दूसरी क्या है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचनात्मक का मतलब होता है उस कोशिका की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी है, बनावट कैसी है। कोशिकाएं गोल हैं, अंडाकार हैं, त्रिकोणाकार हैं या किस आकार की हैं, जिस आकार की भी हैं उनकी संरचना कैसी है। मतलब जितनी भी कोशिकाएं उस समूह के अंतर्गत हैं वो सारे की सारी कोशिकाओं का आकार सेम होना चाहिए, एक समान आकार की होनी चाहिए। दूसरी बात हमने इसमें क्या देखा, जो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से, क्रियात्मक का मतलब जिनका कार्य, इन कोशिकाओं के समूह के द्वारा जिस कार्य का प्रतिपादन हो रहा है, जो कार्य किया जा रहा है वो भी समान होना चाहिए, मतलब वो भी आपका बिल्कुल समान कार्य करती हो। ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। तो ऊतक को आप समझ गए होंगे कि जब कोशिका का समूह बनता है, कई सारी कोशिकाएं निर्मित होती हैं, तो वो एक समान आकार की कोशिकाएं मिलकर एक साथ आती हैं और समान कार्य प्रारंभ कर देती हैं। तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू या ऊतक के नाम से जानते हैं। आप सबको पता होगा कि जो ऊतक होता है ये जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका, मतलब जंतुओं और वनस्पतियों दोनों में होता है। जंतुओं में भी ऊतक बनते हैं और वनस्पतियों में भी ऊतक बनते हैं। दोनों आपके सिलेबस से संबंधित है, दोनों की चर्चाएं हम करेंगे। लेकिन आज जो हम चर्चा करने चल रहे हैं, आज हम सिर्फ वनस्पति ऊतक की चर्चा करेंगे, अर्थात आपके पेड़ पौधों में ऊतक कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या कार्य करता है, कहाँ कहाँ होता है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, इन सारे सवालों का उत्तर आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करने वाले छात्र हैं, डीएलएड के छात्र हैं या जो आपके इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्र हैं, ऐसे छात्रों को इस वीडियो से बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, मिलने वाला है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से सॉल्व करने की पूरी क्षमता मिल जाएगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से सब चीजें आपको स्पष्ट होती चली जाएंगी, बहुत आसानी से आप सब कुछ समझ लोगे। आइए हम शुरू करते हैं और आज हम शुरू करेंगे आपकी वनस्पति ऊतक के बारे में कि वनस्पति ऊतक क्या होता है। तो ऊतक को हम पहचान लिए, ऊतक की परिभाषा हमने जान ली कि कोशिका का समूह जो संरचनात्मक मतलब जिसकी संरचना समान हो और जिसके कार्य समान हो, ऐसे समूह को हम ऊतक कहते हैं। तो ऊतक हम समझ गए। अब अगर हम ऊतक को देखें तो ऊतक मुख्यतः
दो प्रकार का होता है, मतलब इसके कार्यों के आधार पर, इसकी संरचना के आधार पर, इसकी बनावट के आधार पर इसको हम बांटे तो ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है विभज ज्योतिकीय ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। कितने भागों में बांटा गया है ऊतक को? दो भागों में। अगर हम पौधों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वनस्पति ऊतक की बात कर रहे हैं, तो पूरे ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, विभज ज्योतिकीय ऊतक और अस्थायी ऊतक। दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। विभज ज्योतिकीय जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है और आपका जो परमानेंट टिश्यू जिसको हम अस्थायी ऊतक कहते हैं ये क्या है, दोनों में अंतर बड़े आसानी से हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपके विभज ज्योतिकीय ऊतक। विभज ज्योतिकी का मतलब इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है। विभज ज्योतिकी का मतलब जिसका लगातार विभाजन हो रहा, मतलब पौधे के शरीर की ऐसी कोशिकाएं, ऐसे ऊतक जो लगातार विभाजित हो रहे हैं, लगातार वो टूट रहे हैं, मतलब जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही हो, ऐसी स्थिति में हो जो लगातार विभाजन की अवस्था में पड़े हुए, मतलब वो रुके ना, लगातार उसमें उसका विभाजन, मतलब कोशिकाएं लगातार टूटती हों और टूटकर एक नई कोशिका उसमें बनती हो, नए ऊतक का निर्माण होता रहे, ऐसे ऊतक को हम विभज ज्योतिकीय ऊतक कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा? जिसमें लगातार विभाजन की प्रक्रिया चल रही हो, जो लगातार काम पर चल रहा हो, लगातार इसमें कोशिकाओं का विभाजन चल रहा हो, ऐसे कोशिकाओं के समूह को अर्थात ऐसे ऊतकों को हम विभज ज्योतिकीय ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जिसमें लगातार विभाजन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है। दूसरा आपका अस्थायी ऊतक है, इसको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अस्थायी ऊतक नाम से स्पष्ट हो गया है कि ये अस्थायी हो गया है, अर्थात ये विभाजन पूरा काम पूरा करने के बाद सेटल डाउन हो गया, पूरी तरह से अस्थायी रुक गया है। अब इसमें कोई विशेष प्रक्रिया की प्रोसेस की प्रक्रिया नहीं चल रही है, मतलब इसमें विभाजन की प्रक्रिया भी धीमी पड़ गई है, रुक गई है, मतलब कोई विशेष प्रकार की व्यवस्था का परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है, मतलब ये आपके जिस भी पौधे के अंतर्गत ये है वो पूरी तरह से वहां पर अस्थायी हो चुका है, अब उसमें कोई विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं है। ऐसे ऊतकों को या ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम अस्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। विभज ज्योतिकीय ऊतक का मतलब है जिसमें लगातार विभाजन की प्रक्रिया चल रही है, जो लगातार विभाजित हो रहे हैं, और अस्थायी ऊतक का मतलब है जो अस्थायी हो गए, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया रुक गई है, वो पूरी तरह से सेटल डाउन हो गया, मतलब वो बदलने वाला अब नहीं है, उसके आकार प्रकार या किसी प्रकार से उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ऐसे ऊतक को हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। स्पष्ट हो गया? तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। आपका विभज ज्योतिकीय का मतलब जो आपका लगातार विभाजन कर रहा हो, और अस्थायी का मतलब जो आपका विभाजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद वो ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहां पर विभाजन की प्रक्रिया उसके साथ नहीं होगी, वो अस्थायी रूप से वहां का रहने का निवासी, मतलब वहां पर उपस्थित हो गया है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये आपके दो प्रकार के ऊतक हो गए पौधों में, आपका विभज ज्योतिकीय ऊतक और अस्थायी। ठीक है। विभज ज्योतिकीय ऊतक को उसके स्थान के आधार पर, पौधों के किस स्थान पर यह निवास कर रहा है, किस स्थान पर उपस्थित है, उस स्थान के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया। किस ऊतक को? जो लगातार विभाजन की अवस्था में, जिसमें लगातार विभाजन की अवस्था चल रही है, लगातार विभाजित हो रहा है, ऐसे ऊतकों को जो विभज ज्योतिकीय ऊतक कहलाते हैं, ये ऊतक तीन भागों में बांटे गए हैं। इसके तीन मुख्य प्रकार आपको बताए गए हैं, उनके स्थान के आधार पर। किसके आधार पर इसका विभाजन हुआ है कि पौधे में किस स्थान पर अस्थायी है, किस स्थान पर इनका निवास है, उस स्थान के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। कौन से तीन भाग हैं? पहला है आपका शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम। शीर्षस्थ विभज्योतक का मतलब है जो पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाए। शीर्ष का मतलब छोर पर, किनारों पर। आप पौधों में शीर्ष या आपके शीर्ष कहाँ होते हैं उसकी चर्चा हम कर लें। तो पौधे में आपने देखा होगा कि जहां पर उसका सबसे आखिरी छोर होता है, पौधे के सबसे आखिरी छोर का मतलब जो उसका सबसे ऊपरी छोर होता है वही आखिरी छोर होगा, जहां पर पौधा रुका हुआ है, जहां से आगे बढ़ रहा है लगातार, तो वो छोर हो गया। दूसरा उसका आखिरी छोर होता है उसकी जड़ें जो नीचे की तरफ जा रही हैं, जड़ों में भी उसका आखिरी छोर होता है जो लगातार मिट्टी में धंसती चली जाती हैं। तो ये दो स्थान जो उसके शीर्ष भाग होते हैं,
मतलब पौधे का सबसे आखिरी हिस्सा, जहां से पौधा लगातार वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है, ऐसे स्थान को हम शीर्षस्थ मतलब उसका शीर्ष भाग कहते हैं। और उस शीर्ष भाग में मतलब प्रक्रिया ऐसी होती है कि लगातार उसके जो ऊतक होते हैं विभाजित होते रहते हैं और उस आधार पर पौधे का विकास मतलब पौधा लगातार बड़ा होता चला जाता है। आप देखते हो कि कोई पौधा छोटा सा आप लगा दो, उसको साल 1-1.5 साल 2 साल में देखो तो पौधे का आकार बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने का मतलब है कि उसके शीर्ष भाग में लगातार विभाजन, नई पत्तियां निकलती चली जा रही हैं और पौधा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे स्थान का जहां पर उसके शीर्ष भाग होते हैं, शीर्ष भाग में जो ऊतक आपके उपस्थित होते हैं उनको हम शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। अर्थात विभाजन की प्रक्रिया तो चल ही रही है, लेकिन जहां पर शीर्ष भाग है, जो उनके शीर्ष भाग है, चाहे वो आपके पौधे के आखिरी छोर ऊपरी भाग वाले हों या उसके जड़ के आखिरी छोर हों, ऐसे दोनों भागों को हम शीर्षस्थ मतलब उसका भाग कहते हैं। और वहां पर जो ऊतक उपस्थित होता है उसको हम शीर्षस्थ ऊतक के नाम से या फिर एपिकल मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। स्पष्ट हो गया? मतलब पौधों के शीर्ष भागों में, जड़ों में और उसके ऊपरी छोर पर जो भाग आपका ऊतक मिल रहा है उसको हम शीर्षस्थ या मेरिस्टेम ऊतक कहते हैं। ठीक। दूसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक का मतलब है जो इसके पहले शीर्ष स्थान पर था और शीर्ष स्थान से अभी अभी थोड़ा सा अलग हुआ है। मतलब जैसे किसी पौधे में विकास चल रहा है, लगातार पौधा विकास की प्रक्रिया में मतलब निकल रहा है। यहाँ देखिए थोड़ा सा, जैसे ये पौधा है और पौधे का ये शीर्ष हिस्सा है, ठीक है, इस प्रकार से ये पौधा है, पौधे का ये शीर्ष भाग है। तो शीर्ष भाग में जो ऊतक है वो आपका विभज्योतक ऊतक हो गया। बाकी ये अब विभाजन करने के बाद ये पौधा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो अभी आपके विभज्योतक ऊतक में था, मतलब जो आपके शीर्षस्थ विभज्योतक था, शीर्ष पर था, थोड़ी देर बाद ये शीर्ष ऊपर जब निकल जाएगा तो ये नीचे रह गया। तो जो दोनों के बीच में और नीचे जब सबसे नीचे जब तनों में आ जाओगे वहां पर आपका अस्थायी ऊतक होता है, ये वाला ऊतक, ठीक। और ये जो आपके विभाजन की प्रक्रिया लगातार शीर्ष में चल रही है, तो अस्थायी ऊतक और विभज्योतक जो आपका शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक है, दोनों के बीच में जो ऊतक पाए जाते हैं उनको हम अंतर्विष्ट ऊतक कहते हैं। ठीक है, अंतर्विष्ट विभज्योतक कहते हैं जो आपके शीर्ष भाग में, मतलब जो शीर्ष में ऊतक है वो जो लगातार विभाजन की प्रक्रिया कर रहा है, और जो आपके अस्थायी ऊतक बन चुके हैं, जो लगातार से मतलब विभाजन की प्रक्रिया को समाप्त करने के बाद अस्थायी हो गए हैं, इन दोनों के बीच में जो विभाजन की प्रक्रिया लगातार, उसका भी विकास तो होता है, उसमें भी वृद्धि होती है, तो शीर्ष में नहीं बल्कि उसके बीच में, मतलब आपके अस्थायी ऊतक और शीर्षस्थ ऊतक के बीच में जो ऊतक पाए जाते हैं, छोटा सा भाग होता है, वो आपका अंतर्विष्ट विभज्योतक कहलाता है। मतलब जो अभी अभी विभाजन, मतलब शीर्ष का स्थान को छोड़कर वो पदस्थ हुए हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं किस तरफ, आपके अस्थायी ऊतक की तरफ। ऐसे ऊतकों को, ऐसे मतलब आपके जो विभज्योतक ऊतक हैं उनको हम अंतर्विष्ट ऊतक कहते हैं। अंग्रेजी इसकी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मतलब जो आपके अभी विभाजन करने, मतलब शीर्ष से था, शीर्ष से छूटकर अब वो बीच में आया है, पीछे चलकर वो आपके अस्थायी ऊतक में परिवर्तित होने वाला है। ठीक है। और तीसरा है आपका पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक का मतलब आपने देखा होगा कि जब पौधा बड़ा होता है, बड़ा होने के साथ साथ वो मोटा भी होता जाता है, मतलब उसकी मोटाई भी बढ़ती है, लंबाई तो बढ़ती ही बढ़ती है। लंबाई बढ़ती है किसके कारण से, शीर्षस्थ विभज्योतक के कारण से, लगातार शीर्ष पर विभाजन करके ऊपर निकलता चला जाता है। लेकिन उसकी मोटाई कैसे होती है, कैसे पौधा मोटा होता है, अर्थात उस पौधे के तने के किनारे पर जो विभाजन की प्रक्रिया चल रही है, वहां पर जो ऊतक विभाजन की प्रक्रिया को चला रहे हैं, ऐसे ऊतकों को, जो उस पौधे को मोटाई को बढ़ाने की प्रक्रिया करते हैं, उनको हम पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व का मतलब किनारा होता ही है, तो जो पौधे के किनारे वाली स्थिति में होते हैं वहां पर प्रक्रिया, मतलब आपके विभाजन की प्रक्रिया को संपन्न कर रहे होते हैं, ऐसे ऊतकों को हम पार्श्व विभज्योतक कहते हैं, जो किनारों पर पौधे की मोटाई को बढ़ाते हैं। पौधा जिसके कारण से मोटा होता है, उस ऊतक को, यहाँ भी विभाजन हो रहा है, उसको हम पार्श्व विभज्योतक कहते हैं। तो अंतर स्पष्ट हो गया, मतलब ये सारे के सारे विभाजन वाले ऊतक होते हैं जहां पर लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, विभाजन हो रहा है, कोशिकाएं टूट रही हैं, लगातार नई कोशिकाएं बन रही हैं अपने स्थान के आधार पर। अगर वो आपका विभाजन शीर्ष पर है तो उसको शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्ष और उसके अस्थायी ऊतक के बीच में है तो अंतर्विष्ट विभज्योतक, और आपके किनारों पर है, पार्श्व भाग में है तो वो पार्श्व विभज्योतक कहलाता है। आशा है कि आपको विभज्योतक समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं आपके अस्थायी ऊतक की।
तो अस्थायी ऊतक मैंने पहले से बताया कि जो विभाजन की प्रक्रिया को समाप्त कर चुका है, जिसका अस्तित्व अस्थायी हो गया है, मतलब पौधे के साथ वो काफी समय तक रहने वाला है, ऐसे ऊतक को हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। और इनके कार्यों के आधार पर, इनकी संरचना के आधार पर, इनके मतलब कि स्ट्रक्चर के आधार पर हम इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो अस्थायी ऊतक कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। विभेद ऊतक कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। तो अस्थायी ऊतक को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है आपका साधारण ऊतक, दूसरा है जटिल ऊतक और तीसरा है आपका विशिष्ट ऊतक। ये अस्थायी ऊतक है, मतलब जिसमें विभाजन की प्रक्रिया रुक गई है और ये उस पौधे के अस्थायी ऊतक बन चुके हैं। ऐसे पौधों को हम मतलब ऐसे ऊतकों को हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: साधारण ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। आइए समझ लेते हैं कि साधारण ऊतक क्या होते हैं, जटिल ऊतक क्या होते हैं और विशिष्ट ऊतक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं साधारण ऊतक। साधारण ऊतक का मतलब ये होता है कि जो जिसकी सारी की सारी कोशिकाएं, मतलब उस ऊतक के साथ जितनी भी कोशिकाएं कार्य कर रही हैं, वो सारी की सारी कोशिकाएं बिल्कुल समान आकार की, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, समान आकार की है और ये पौधे के बीच में अपने उपस्थित रहती हैं। वो कोई विशेष उसमें कार्य उनका मतलब वो पौधे को मोटाई को बढ़ाते हैं, या मतलब कह लीजिए कि यहाँ पर हमें यह चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे आपके कोशिकाएं का समूह, ऐसे कोशिकाओं का समूह जो बिल्कुल समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना, किससे मिलकर बना हुआ है? समान प्रकार की कोशिकाओं से। तो ये आपका साधारण ऊतक कहलाता है। तो साधारण ऊतक के कई प्रकार आप किताबों में देख लोगे, उसमें कुछ विशेष है नहीं, आप देख लेना, उसको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका साधारण ऊतक होता है जो विशेष प्रकार की समान कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। दूसरा है आपका जटिल ऊतक, जिसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल ऊतक पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। और ये महत्वपूर्ण कार्य ये करता है कि आप सबने देखा होगा, इसको समझने से पहले थोड़ा सा जटिल ऊतक को समझ लें। जटिल ऊतक में होता क्या है कि जटिल ऊतक हम उसे कहते हैं जिसमें कोशिकाओं की संख्या तो अधिक होती है, लेकिन इनके आकार थोड़े से अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग कोशिकाएं मिलकर समान कार्य करती हैं। कोशिकाएं का जो मतलब उनका समूह है, उसमें कोशिकाओं के आकार अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं और वो मिलकर सबकी सब समान कार्य करते हैं, ठीक है। कहाँ कार्य होता है इनका, उसको हम थोड़ा सा देख लें। मुख्यतः आप सबने देखा होगा कि पौधे जो होते हैं, इनका एक हिस्सा जो इनका जड़ कहलाता है मिट्टी के अंदर होता है, बाकी पौधे का तना, पत्ती और भी टहनियां इत्यादि जो होती है वो जमीन के ऊपर होती है, मिट्टी के ऊपर पाई जाती है। और पौधा जो पौधे को हम सिंचाई करते हैं वो मिट्टी में करते हैं। तो बात स्पष्ट हो गई होगी कि पौधा अपने जड़ों से ही पानी सोखने का काम करता है। क्लियर है? मतलब सारे के सारे पौधे पानी किससे प्राप्त करते हैं? अपनी जड़ों के द्वारा। ऐसा नहीं कि हम पौधे की पत्ती में पानी का एक डब्बा टांग दें तो पौधे की पत्ती से उसको पानी मिल जाएगा, ये संभव नहीं, ठीक है। पौधे के पानी तभी मिलेगा जब उसकी जड़ों में पानी जाएगा, अर्थात जब हम उसकी जड़ों में पानी डालेंगे तभी पौधे को पानी प्राप्त होगा। अब भैया ये बताओ कि जब पौधे की जड़ को पानी मिला तो ये जड़ पानी लेगी, लेकिन इस पानी की आवश्यकता जो उसके शीर्ष पर है, सबसे ज्यादा धूप को सहन करने वाली है उसकी पत्ती, उसको भी तो पानी की जरूरत है। तो उस पानी को, जो उसकी जड़ को पानी मिल रहा है, वो पानी उस पत्ती तक कैसे पहुंचता है? अर्थात उसकी जड़ें सोखती होंगी, सोखने के बाद उसमें कुछ नलिकाएं लगी होंगी जो धीरे धीरे पानी को रिसाकर उसकी पत्तियों तक पहुंचाती हैं। और दूसरी चीज, आप सबने पढ़ा होगा कि पौधों के पास क्लोरोफिल होती है, हरित लौ जिसे हम कहते हैं, और इस क्लोरोफिल की सहायता से पौधा एक प्रक्रिया करता है और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो सूर्य प्रकाश की मतलब सूर्य के प्रकाश की सौर ऊर्जा है, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके अपने भोजन के रूप में परिवर्तित करता है, और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होगी? जहां पर क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल कहाँ होगा? जहां पर पौधे का रंग हरा होगा। तो आप सबने देखा होगा कि अधिकांश पौधों की जो पत्तियां होती हैं वही हरी होती हैं, बाकी तना और उनकी टहनियां होती हैं हरे रंग की नहीं होती। कुछ पौधों में अपवाद के रूप में है, वो अलग चीज है, लेकिन अधिकांश पौधों में उनकी पत्तियां ही हरी होती हैं,
और ये हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, अर्थात अपना भोजन बनाती हैं। और इस भोजन का निर्माण करने के बाद क्या पत्तियों के भोजन मिल जाने से जड़ों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है? होती है। पौधे के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं सबको भोजन की जरूरत है। तो आप अगर पत्तियों में भोजन बना तो इस भोजन को जड़ों तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम इसमें होता होगा। और वही जो सिस्टम जो जड़ों से पानी को सोखकर ऊपर ले जाने का काम करता है, पत्तियों से भोजन को प्राप्त करके नीचे तक लाने का काम करता है, यही जो ऊतक जो मुख्यतः काम करते हैं, जिसमें कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है लेकिन कार्य समान होता है, यही ऊतक आपके जटिल ऊतक कहलाते हैं। और जटिल ऊतक भी आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार हैं जटिल ऊतक के? ये है आपका जिसको हम दारू या जाइलम के नाम से जानते हैं, दूसरा कोशवाह या इसी को फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के जटिल ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। नाम आपने सुना होगा और उसको पढ़ा भी होगा। यहाँ सारी चीजें क्लियर कर लीजिए। तो दो प्रकार के जटिल ऊतक हो गए, एक जाइलम दूसरा फ्लोएम। मतलब ये दारू कहलाती है इसकी हिंदी होती है, और इसकी कोशवाह फ्लोएम की। तो जो जाइलम होता है इसका मुख्य काम होता है अवशोषण करना। मतलब जो भी चीजें पौधा अपनी जड़ों से अवशोषित करता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खनिज पदार्थ हो, मिनरल हो, कोई भी चीजें हो जो अपनी जड़ों से अवशोषित किया, अवशोषित करने के बाद उन्हें पत्तियों तक पहुंचाने का काम, मतलब नीचे से किसी चीज को उठाकर ऊपर तक बांटने का जो काम होता है, पहुंचाने का जो काम होता है, ये करता है आपका जाइलम, जिसे हम दारू कहते हैं। तो जाइलम का मुख्य काम होता है किसी भी पदार्थ जो जड़ उसको अवशोषित कर रही है, इस चीज को जड़ों से लेकर उसको ऊपर पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचाना। इसी के ठीक विपरीत जो अगला आपका फ्लोएम होता है, फ्लोएम का मतलब है जो पौधा अपनी पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन बना रहा है, इस भोजन को नीचे लाकर, नीचे मतलब पत्तियों में भोजन बना जो सबसे शीर्ष पे होती हैं, पत्तियों के द्वारा अवशोषित जो भोजन की मात्रा है उस मात्रा को नीचे इनकी जड़ों तक पहुंचाना। तो एक का काम है ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाना और दूसरे का काम है ऊपर से नीचे। ठीक, स्पष्ट हो गई बात। तो एक का काम जो जाइलम होता है ये किसी भी चीज को जो उसकी जड़ों के द्वारा लिया गया पदार्थ है उसको ऊपर तक पहुंचाने का होता है, और फ्लोएम का काम होता है उसकी पत्तियों से उसकी जड़ों तक, अर्थात उसमें ऊपर से नीचे की तरफ सारे मटेरियल को इधर उधर प्रतिपादित करना। तो कई प्रकार की होती हैं, प्रकार आप देख लेना, उसमें आपकी चलनी कोशिकाएं होती हैं और तमाम तरह की कोशिकाएं होती हैं, वो सब आप पढ़ लेना तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतना आप जान लीजिए कि ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो आपके जटिल ऊतक कहलाते हैं, जिसमें मुख्य काम जाइलम का होता है नीचे से ऊपर ले जाना और इसका ऊपर से नीचे। ठीक, तीसरा ऊतक जिसे हम विशिष्ट ऊतक कहते हैं। विशिष्ट ऊतक नाम से ही स्पष्ट है, विशिष्ट मतलब जिसका कुछ विशेष कार्य, विशिष्ट का मतलब जो कुछ विशेष कार्यों के लिए बना हो, साधारण कार्य वो नहीं करेगा। साधारण के लिए तो आपका साधारण ऊतक है, जो विशेष कार्य के लिए बनाए गए ऊतक में, मतलब पौधों में कुछ जो विशेष कार्यों का प्रतिपादन करता हो, ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम विशिष्ट ऊतक के नाम से जानते हैं। इसको स्पेशल टिश्यू कहते हैं। टिश्यू कितने प्रकार का होता है उसको भी हम देख लें। तो स्पेशल टिश्यू या विशिष्ट ऊतक पहले हम है क्या इसको जान ले, जो विशेष प्रकार के कार्य पौधे में होते हैं। विशेष प्रकार के कार्य का मतलब जो कुछ अलग स्पेशल कार्य करने के लिए बनाए गए हैं, ऐसे ऊतकों को हम विशिष्ट ऊतक कहते हैं। स्पष्ट हो गया। स्पेशल ऊतक जो आपका होता है इसमें दो प्रकार का होता है, एक आपका ग्रंथि ऊतक होता है, दूसरा आपका रबर छिड़ी ऊतक होता है। ग्रंथि क्या है? ग्रैन्युलर ऊतक जो आपका टिश्यू होता है, ग्रंथि का मतलब इसमें ग्रंथियां बनती हैं, इसमें ग्रंथियां का मतलब ग्रंथि बनती है। और रबर छिड़ी का मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे पौधों में आपने सुना होगा कि रबर के पौधे होते हैं। रबर का पौधे का मतलब होता है कि उसमें एक रबर, अगर आप रबर के बारे में जानते हो तो रबर एक पौधे के जो लिक्विड मतलब उसका जो दूध होता है उस दूध से रबर बनता है। तो ये आपके मुख्यतः पौधे के विशेष विशिष्ट ऊतक होते हैं जो उस लैटेक्स का निर्माण करते हैं। बहुत सारे पौधों को आप कभी देख लिया होगा, बहुत सारे घासों को आपने देखा होगा, पौधों को देखा, उनको हम तोड़ दें उसमें से एक लिक्विड मिलता है, कभी कभी आपने देखा पीले रंग का, सफेद रंग का दूध जैसी रचना दिखाई देती है। तो ये आपके विशिष्ट ऊतकों के कार्य होते हैं जो विशेष प्रकार का लिक्विड का निर्माण करते हैं, जो आपके रबर के रूप में या रबर छिड़ी ऊतक कहलाते हैं। ठीक, ग्रंथि ऊतक जो ग्रंथियों के समान होते हैं, बहुत सारे पौधों में आपने देखा होगा
फूलों में आपने देखा होगा कि फूलों में लगातार मधुमक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। क्यों भिनभिनाती रहती हैं? क्योंकि उसमें कुछ मीठा पदार्थ जिसको हम मकरंद बोलते हैं उसका सिक्रेशन करता है फूल, मीठा स्वाद का होता है। ये जो सिक्रेशन करने की प्रक्रिया है, सिक्रेट करने का, मीठा निकालने की प्रक्रिया है, ये आपके ग्रंथि ऊतक के द्वारा प्रक्रिया है। मतलब उसमें जो पौधे का मकरंद है, जहां पर उसमें मकरंद बना हुआ है, वहां पर आपका ग्रंथि ऊतक होते हैं और वो आपके विशेष प्रकार के पदार्थों का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है। अगर हम ग्रंथि ऊतक को देखें तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक बाह्य ग्रंथियां होती हैं, दूसरी आंतरिक ग्रंथियां होती हैं। बाह्य ग्रंथियां, बाह्य का मतलब जो ग्रंथियां बाहर की तरफ होती हैं पौधे के शरीर से बाहर, और आंतरिक का मतलब जो पौधे के शरीर के अंदर होती है। स्पष्ट हो गया? ग्रंथि ऊतक है जिसमें ग्रंथियां बनती हैं। दो प्रकार का ग्रंथि ऊतक है, एक बाह्य ग्रंथियां और दूसरा आंतरिक ग्रंथियां। बाह्य ग्रंथियां का मतलब जो आपके पौधे के शरीर के बाहर ग्रंथियां उपस्थित हैं, आंतरिक ग्रंथियों का मतलब जो पौधे के शरीर के अंदर ग्रंथियां उपस्थित हैं, तो आपकी आंतरिक ग्रंथियां हो गई। ठीक। बाह्य ग्रंथियों में देखें तो इसमें जो मुख्यतः अभी मैंने आपको बताया कि मकरंद वाली कहानी, तो ये बाहर की तरफ होती है और अपना सारा का सारा सिक्रेशन बाहर छोड़ती है, बाहर निकल आता है। जो भी सिक्रेट पदार्थ करती हैं वो सब के सब बाहर निकल आते हैं। ठीक है। तो और आपने एक पौधे का नाम सुना होगा जो कीटभक्षी पौधा होता है, और इस कीटभक्षी पौधे के पास पाचक ग्रंथियां होती हैं जिसमें कुछ एंजाइम सिक्रेट होते हैं और इस एंजाइम की सहायता से उस कीटों को पचाने की क्षमता रखता है। तो ये भी आपके बाह्य ग्रंथियां होती हैं जो बाहर की तरफ अपना सिक्रेशन छोड़ती है, बाहर दिखती रहती हैं। ऐसी ग्रंथियों को हम बाह्य ग्रंथियां कहते हैं जो एक ग्रंथि प्रकार के ऊतक होते हैं। ठीक। अगला है आपका आंतरिक ग्रंथियां। आंतरिक ग्रंथियां का मतलब है जो पौधे के अंदर की ग्रंथियां होती हैं और कुछ अलग अलग विशेष प्रकार के पदार्थों का सिक्रेशन करती हैं, श्रावण करती हैं। इसमें से मुख्यतः है आपका तेल ग्रंथियां। बहुत सारे पौधों से कई प्रकार के तेल निकाले जाते हैं। आपने बहुत सारे पौधों को पुदीना देखा होगा, उसके रस निकाले जाते हैं, और आपका एक पदार्थ, एक तेल आता है उसमें ठंडा जो होता है, नाम क्लियर याद नहीं आ रहा है मुझे, देखें ना आप, तो वो आपका ग्रंथियां जो तेल ग्रंथियां, मतलब कई सारे पौधों में अलग अलग प्रकार के तेलों का सिक्रेशन होता है। तो तेलों को निकालने वाले जो ग्रंथियां होती हैं उनको हम तेल ग्रंथियां कहते हैं। अगला है आपका रेजिन ग्रंथियां। रेजिन का मतलब होता है गोंद। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधों में गोंद निकलता है, रेजिन निकलता है, और ये गोंद अलग अलग देशों के काम होते हैं। तो ये भी आपकी ग्रंथियां ही होती हैं, अर्थात तेल ग्रंथियां और रेजिन ग्रंथियां दोनों अलग अलग पदार्थों का सिक्रेशन करती हैं। तेल ग्रंथियों से तेल निकलता है और रेजिन ग्रंथियों से कई प्रकार के गोंद का निर्माण होता है। ये आंतरिक ग्रंथियां होती हैं, पौधे के शरीर के अंदर उपस्थित होती हैं और वहां से अपने सिक्रेटिव पदार्थ को बाहर छोड़ने का काम करती है। ठीक। रबर छिली ऊतक के बारे में आपसे बता चुका हूं। जितने भी आपके दूध वाले प्लांट होते हैं जिसमें से दूध निकलता है, ये सारे के सारे रबर छिली ग्रंथियां होती हैं जो अलग अलग प्रकार के लिक्विड मटेरियल, सफेद या पीले रंग के दूध जैसी रचना का सिक्रेशन करता है, वो आपका रबर छिली ऊतक कहलाता है। तो आशा है कि ऊतक पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ऊतक के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम आपके जंतुओं के ऊतक के बारे में चर्चा करते हैं कि जंतु ऊतक क्या, कितने प्रकार का होता है, क्या काम करता है, कहाँ कहाँ होता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो अगला जो आने वाला वीडियो है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो अपलोड होने के बाद उसकी सूचना आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो ऐसे के साथ आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।